हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैटेगरी क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं नीट के कुछ और आए हुए क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें, आप पहले पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखें, तो आप इस तरह के वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि एक डेंसिटी है क्यूब की, जिसको मेज़र किया गया और उसमें मास और लेंथ दोनों के बीच में जो परसेंटेज एरर है, मास का कितना है 3%। मास के अंदर परसेंटेज एरर दे रखा है 3%। और लेंथ ऑफ द क्यूब का परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ द क्यूब का परसेंटेज एरर दे रखा है 2%। पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ क्यूब का परसेंटेज एरर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लें। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा, लेंथ का क्यूब, तो ये क्या होगा m अपॉन l क्यूब। ठीक है, अब परसेंटेज एरर कैसे ऐड होती है, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो क्वांटिटीज या फिर वो डिवीजन में हो, तब भी परसेंटेज एरर हमेशा ऐड होती है। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज एरर किस तरह से लिखा जाएगा, डेल रो अपॉन रो इनटू 100। ये तो हो गया परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ मास डेल एम अपॉन एम, ठीक है, प्लस एल क्यूब, यानी कि जो पावर है वो हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है परसेंटेज एरर के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल और पूरी का इंटू 100%। अब परसेंटेज एरर कितना है, यहाँ पर m का परसेंटेज एरर है 3%, तो 3% प्लस 3 इंटू 2%, आंसर क्या आएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9%। तो टोटल परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज 9%। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मास का परसेंटेज एरर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इस टर्म का टोटल मतलब क्या है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। इसी तरह से ये क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ठीक है, इसीलिए इसे सीधे सीधे यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि जो आपका परसेंटेज एरर है किसी मेजरमेंट में मास और स्पीड में, तो वो 2% और 3% है। अब देखो मास और स्पीड दे रखा है, तो पूछा गया है एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ के ई। तो जाहिर है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर में से हमेशा फॉर्मूले में याद रखें कांस्टेंट तो हटा ही दिया जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज एरर इन मास ये कितना दे रखा है, डेल्टा एम इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर ऑफ मास इक्वल्स टू 2%। और परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी ये कितना दे रखा है 3%। तो मास और स्पीड दोनों के परसेंटेज एरर 2% और 3% दे रखे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा, अब यहाँ पर क्या है 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। क्यों, क्योंकि ये क्या है, m का तो सिंपल, m के ऊपर कोई पावर नहीं है, v के ऊपर 2 पावर्स है, यानी कि v का स्क्वायर है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा परसेंटेज एरर में। पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, हमेशा क्वांटिटीज का परसेंटेज एरर ऐड ही होता है। चलिए वैल्यूज रखते हैं, ये क्या है 2% प्लस 2 इंटू 3%, कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8%। तो परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 8%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ परसेंटेज एरर नहीं दे रखा है,
लेकिन आपको क्या करना है, इसको पहले कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डेल्टा ऑफ क्वांटिटी अपॉन डेल्टा, उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सर्टेन बॉडी वेट्स, एक बॉडी है जिसका वेट है क्या, वेट ऑफ द बॉडी इज 22.42 ग्राम्स, 42 ग्राम्स, ठीक है। और हैज ए मेजर्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसको डब्ल्यू लिख देते हैं, वॉल्यूम दे रखा है इसका 4.7 सीसी, 4.7 सीसी, ठीक है। तो इसको मास लिख देते हैं। तो ये आपका 22.42 ग्राम मास है उसका, 4.7 सीसी इसका क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पर पूछा है पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर, दे रखे हैं पॉसिबल एरर्स, पॉसिबल एरर्स कितने दे रखे हैं, मास के अंदर कितना दे रखा है 0.01, तो डेल्टा एम इक्वल्स टू 0.01 ग्राम, और डेल्टा ऑफ बी ये कितना दे रखा है 0.1 सीसी, तो 0.1 सीसी। अब आपको डेल्टा एम की वैल्यू यानी कि पॉसिबल एरर, नॉट परसेंटेज एरर बट एरर इज 0.01 ग्राम, और वॉल्यूम के अंदर 0.1 सीसी दे रखा है। पूछा गया मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी, अब डेंसिटी की मैक्सिमम एरर कितनी होगी, देखो डेंसिटी की अगर मैक्सिमम एरर पता करना है तो क्या करना होगा, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी का क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्वांटिटीज की एरर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में। तो यहाँ पर एरर्स कैसे हो जाएंगी, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ये हो गई इसकी एरर। और एरर में मल्टीप्लिकेशन अगर 100 का कर दें तो ये क्या हो जाता है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज का 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर नहीं निकालना है तो सिंपल ये लिखा रहने देंगे। तो डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू रख दो, डेल्टा एम क्या है 0.01 अपॉन एम की वैल्यू 22.42, ठीक है। इसी तरह डेल्टा वी 0.1 अपॉन 4.7, इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके जब आप इसे डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आएगी 0.00044 प्लस ये वाली वैल्यू कुछ आएगी 0.021, ठीक है। इन्हें आप ऐड कर देना तो ये वैल्यू करीब करीब आएगा 0.02, ठीक है। क्योंकि शुरुआत के 3 अगर लेना है तो 0.02 ही आएगा, पीछे की सारी वैल्यूज क्या होंगी 214, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा परसेंटेज एरर इन, वो सॉरी नॉट परसेंटेज एरर बट एरर इन डेंसिटी, ठीक है। अब अगर इसको परसेंटेज में, हाँ ऑप्शंस आपके परसेंटेज में दे रखे हैं, तो ऑप्शंस अगर परसेंटेज में दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 2%। तो परसेंटेज एरर डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी विल बी 2%। तो ऑप्शन जो राइट होगा वो कौन सा है, बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर बहुत ही ट्रिकी सवाल है, और अगर आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। इसलिए अंदर आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं 9.99 माइनस 9.99 माइनस क्या दे रखा है 0.0099, ठीक है। अब बोला गया है कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी चारों दे रखे हैं, आंसर लगभग सब में सेम है, लेकिन फ़र्क है किस चीज़ का, सिग्निफिकेंट नंबर्स का। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, सिग्निफिकेंट नंबर्स में हमेशा हम देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स जिस टर्म के होते हैं किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, उतना ही जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होने चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ पर कितने हैं 3। तो आउटपुट जो होगा
यानी जो रिजल्ट होगा उसके अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। तो रिजल्ट्स देख सकते हैं, ए के अंदर 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, बी के अंदर 3 हैं, सी के अंदर 4 हैं और डी के अंदर 2 हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उसका सही ऑप्शन है वो बी है। रिजल्ट जो होगा उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है। देखिए स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, और ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आया हुआ है 2020 में। तो स्ट्रेस का क्या होता है, देखो स्ट्रेस जो होता है, प्रेशर और स्ट्रेस, इनके डायमेंशन और फॉर्मूला लगभग सेम होते हैं, ठीक है। जो फर्क होता है वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि m इंटू एल टी माइनस 2, ठीक है। एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा m l माइनस 1 टी माइनस 2। तो जो भी ऑप्शन है उसको देख के करेक्ट कर दीजिए। इसका ऑप्शन होगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी 2 क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो कौन कौन सी 2 डायमेंशंस हैं अब देखना पड़ेगा। तो पहले एक एक ऑप्शन करके हम चेक करते जाएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। तो देखो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डेल टी, ठीक है। अब डायमेंशन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर टाइम सेव करना है तो हम फॉर्मूला दूसरे का भी देख लेते हैं। अगर फॉर्मूले में लगभग सिमिलरिटी है तो हम डायमेंशन निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, नहीं। फोर्स के डायमेंशन के साथ यहाँ पर टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर लेंथ का डिवीजन हो रहा है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क। तो एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क को देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला होता है MVR, ठीक है, MVR। चाहो तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। V की वेलोसिटी की डायमेंशन L t माइनस 1 और R की L, तो ये हो जाएगा ML2 t माइनस 1, ठीक है। और इसके साथ में ऑप्शन दे रखा है किसका, वर्क का। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ML t माइनस 2 इंटू L, तो ये हो जाएगा ML2 t माइनस 2। क्या ये दोनों सिमिलर हैं, नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्क एंड टॉर्क। तो देखो वर्क एंड टॉर्क, अगर फॉर्मूला थोड़ा सा भी आपको याद है तो समझ में आ जाएगा कि ये सेम होंगे। क्यों, क्योंकि इससे फॉर्मूला देख के ही बता सकते हो। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, लेंथ में, लेंथ का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क में होता है R इंटू एफ। तो यहाँ पर भी R क्या होता है, रेडियस, और रेडियस किस में नापी जाएगी, लेंथ में। तो L इंटू एफ यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पर भी L इंटू एफ हो रहा है। तो ये डायमेंशंस सेम आएंगी, ठीक है। चाहो तो निकाल भी सकते हो। देखो फोर्स की होती है M इंटू एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो ये हो जाएगा ML2 t माइनस 2, ठीक है। वर्क की भी यही होगी, टॉर्क की भी यही होगी। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। चौथा ऑप्शन चाहो तो निकाल सकते हो, ना निकालना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर भी चेक करना है तो देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर दे रखा है यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। देखो यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ।
तो ये लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, तो ये तो यूनिट डायमेंशन लेस हो गया, तो सिर्फ इसकी डायमेंशन होगी फोर्स अपॉन एरिया की। तो फोर्स का डायमेंशन होगा ML-T-2 अपॉन L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ML-1T-2। ठीक है। और एनर्जी और वर्क की तो सेम ही रहती है, एनर्जी और वर्क की सेम डायमेंशन होती है, वो क्या होती है ML-2T-2। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी दो पेयर को कंपेयर कर सकते हैं, बस बशर्ते आपको फॉर्मूला याद रहे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल के अंदर आपको दे रखा है μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2। इसकी डायमेंशन किससे सिमिलर है? μ0 एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2। ठीक है, तो जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो वो एक रिलेशन बिल्कुल अच्छे से याद रख लें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का एक रिलेशन होता है μ0 और एप्सिलॉन 0 से, वो होता है C = 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये क्या है, वही μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2। ठीक है, तो ये किसको इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा C यानी कि वेलोसिटी के, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? मीटर पर सेकेंड फॉर्मूला होता है, यानी कि L-T-1। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका m0 L-T-1। तो ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपको μ0 और एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन याद रख के और फिर निकालना है तो बहुत टफ हो जाएगा। इसका सिर्फ यही तरीका सबसे सही है कि इसका आपको रिलेशन याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपको डायमेंशन पता करनी है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर की। तो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, इसकी आपको डायमेंशन पता करनी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन रखें, फिर एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन रखें। दूसरा, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने वाले तरीके ही हमेशा फॉलो करने चाहिए। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, E = क्या होता है, एक सेकेंड, E = होता है F/Q। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो F होता है, ठीक है, फील्ड फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस अपॉन टेस्ट चार्ज, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो E = F/Q। तो ये अपना एक फॉर्मूला रिलेशन आ गया। दूसरा, एप्सिलॉन 0 का हम रिलेशन निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ हम सिमिलर चार्ज मान लें तो ये Q² मान लिया जाए। ठीक है, हम मान लेते हैं ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/4 Q² अपॉन F × R²। ठीक है, यहाँ पर चाहिए क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये आ गई अपनी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ये आ गई E की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं, इसमें रख दें और हम फाइनल डायमेंशन निकाल पाएंगे जो फॉर्मूला आएगा उसका। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। इसमें वैल्यूज रख देते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 Q² F R² इनटू E² यानी कि F² अपॉन Q²। ठीक है, तो Q² से Q² कैंसिल हो गया, F² में से एक F चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1/8 इंटू F अपॉन R²। ठीक है, डायमेंशन निकालते टाइम इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे F का और R² का। तो रख देते हैं ML-T-2 अपॉन R² यानी कि L²। तो ये वैल्यू आएगी
L माइनस वन टी माइनस। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है ml2, दूसरा देखा है ml माइनस वन टी माइनस टू। तो दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी की अगर डायमेंशन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई की भी डायमेंशन नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉर्मूले से उसके सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना लेंगे कॉमन, और उसकी फिर जो बचे हुए क्वांटिटीज हैं उनसे हम डायमेंशन निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन m की पावर a, l की पावर m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c अगर दे रखा है और वैल्यूज दे रखी हैं, सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में बताना है कि क्या वो उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायमेंशन बनेगी। ठीक है, तो पहले नंबर पे ऑप्शन दे रखा है वेलोसिटी, और a की वैल्यू दे रखी है वेलोसिटी, a की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1। ठीक, देखते हैं क्या बनता है। m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर -1। तो बना mt-1, जबकि वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड यानी कि lt-1। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बोला है एक्सेलरेशन इफ एक्सेलरेशन के लिए क्या दे रखा है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। तो क्या डायमेंशन बनेगी m1 l1 एंड t की पावर -2। क्या ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है? एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा lt-2 होता है एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है फोर्स। अब फोर्स की डायमेंशन सबको पता है, देख लो भाई चेक करके। फोर्स की डायमेंशन होती है मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि m/l(t-2). ठीक है, अब यहां पर दे रखी है वैल्यूज a की 0, b की a की वैल्यू दे रखी है 0, b की दे रखी है -1 और c की -2। क्या ये यहाँ पर मैच कर रहा है? m की पावर 0 है क्या? नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में प्रेशर, इफ प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलो पहले इसमें देते हैं क्या क्या दे रखा है। a = दे रखा है 1, b = -1 और c = -2। ठीक है, अब वैसे तो तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन होना ही है, लेकिन फिर भी हम देख लें ये क्या बनेगा। ये बनेगा डायमेंशन ml-1 t-2। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये प्रेशर की एक्चुअल डायमेंशन होती है। फोर्स की डायमेंशन ml-t-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन L2। तो L2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml-1 एंड t-2। तो यस, इट इज द डायमेंशन ऑफ P यानी कि प्रेशर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, ये थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, 2008 में आया है। यहाँ पर आपको 5 क्वांटिटीज दे रखी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और पांचों में बताना है कि कौन कौन से 2 के पेयर ऐसे हैं जो कि सेम डायमेंशंस रखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे, पहला क्वांटिटी दे रखी है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक सा है, इसका फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर इसको हम कम ही पढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका आपके पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, वर्क का होता है ml2t-2 और वॉल्यूम का होता है L3, तो ये हो जाएगा ml-1t-2। ठीक है, ये तो हुआ एनर्जी डेंसिटी का।
दूसरे नंबर पर दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, म्यूकस टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो एंगल अपॉन एंगल, तो यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं बनती है, ठीक है। तो ये डायमेंशन लेस होता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे नंबर के साथ जो भी पेयरिंग वाला ऑप्शन बन रहा है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होता है, तो उसकी डायमेंशन किसी से मैच कर ही नहीं सकती। अगर दूसरा देखें हम तो दूसरा और चौथा, ये सी नंबर का ऑप्शन है, सेकेंड और फोर्थ में फोर्थ ऑप्शन दे रखा है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया की कोई डायमेंशन होगी, वो डायमेंशन लेस नहीं होगा, तो ये तीसरा ऑप्शन काट सकते हैं, सी हमेशा के लिए काट दो। अब बचता है पहला ऑप्शन बी 1 and 5, 1 and 4 एंड डी 3 and 5। तो देखो देखते हैं क्या बनता है। पहले के लिए पहला और चौथा सही होना चाहिए, तो चौथा वाले पहले चेक कर सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि पहला ऑप्शन सही है या नहीं। चौथा वाला क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया एफ अपॉन ए, स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। ये डायमेंशन नहीं होती इसकी, तो ये क्या हो जाएगा एफ अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो यहीं पर क्लियर हो गया कि पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, जहाँ पर पहला यानी कि एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस की डायमेंशंस सेम आ रही है, ठीक है। आगे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, वरना वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बताना है कि रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एम एल टी एंड आई, ठीक है, एम एल टी एंड आई। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पर ये आ हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। अब V का फॉर्मूला पहले निकाल लो, V क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, वर्क डन की होती है mL2t माइनस 2, ठीक है। और Q की यानी कि चार्ज की डायमेंशन क्या होती है AT, ठीक है, Q की होती है AT। अब A की जगह पर यहाँ पर दे रखा है करंट की, हमें डायमेंशन I माननी है, ठीक है, तो हम इसको I लिख देंगे IT, ठीक है। होता क्या है, I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, उस फॉर्मूले से ये निकलता है, I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी से ये निकलता है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा डी आई इंटू टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा I इंटू टी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, V का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है mL2 t माइनस का 3 इंटू आई माइनस 1, ये तो आया V का फॉर्मूला, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का निकालना है, तो V अपॉन आई, तो V का फॉर्मूला रख दो mL2 t माइनस 3 आई माइनस 1 अपॉन I, ठीक है, तो I ऊपर जाएगा, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, mL2 t माइनस 3 आई माइनस 2, तो ये बनेगा आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसी तरह के और नीट सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। और हाँ, ये वीडियोस आपके काम तभी आएंगे जब आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, आप देखते रहिए। सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर नीट के हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।